only PhD, which is the category number 3 for UGC NET June 2024 results, which were out yesterday. तो यूजीसी नेट के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 3 कैटेगरीज के अंदर रिजल्ट जाता है। तीनों कैटेगरीज में अगर आज हम थर्ड कैटेगरी के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, जहां पे 17% के अप्रॉक्स जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी अपियर किया था, उसके 17% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है ओनली पीएचडी के लिए इस बार। तो व्हाट आर द करियर पाथ्स, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, क्या क्या रोड मैप रहेगा आपके लिए, किस तरीके से आप मूव कर सकते हैं आगे फॉरवर्ड, इन सारी चीजों के ऊपर आज के इस सेशन के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, यूजीसी नेट के जो रिजल्ट हैं वो 3 कैटेगरीज के फॉर्म में हमारे पास में आते हैं। पहली कैटेगरी जेआरएफ की होती है। अगर कोई बच्चा इसके कट ऑफ्स को क्लियर करता है, वो जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाई करता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाई करता है, वो अपने स्कोर्स को यूज करके पीएचडी एनरोलमेंट्स भी ले सकता है। सेकंड जो कैटेगरी का कट ऑफ होता है वो पहली वाली से कम जाता है। इस कैटेगरी के कट ऑफ को कोई क्लियर करता है तो वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई नहीं होता है, लेकिन वो नेट और असिस्ट और अपने स्कोर्स को यूज करके पीएचडी के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएगा। आज के सेशन के अंदर हम कैटेगरी 3 की बात करेंगे, जो कि ओनली पीएचडी की कैटेगरी है, जहां पे अगर आपने इस कैटेगरी के कट ऑफ्स को क्लियर किया है तो ना तो आपको जेआरएफ की स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन हाँ, आप इन स्कोर्स को इस्तेमाल करते हुए पीएचडी के अंदर एनरोलमेंट्स ले सकते हैं। अब ये जो सर्टिफिकेट है जो इस बार अप्रॉक्स 17% स्टूडेंट्स को मिला है, इसकी वैलिडिटी सबसे पहली चीज तो 1 साल की है। यानी इन सर्टिफिकेट्स के स्कोर्स को इस्तेमाल करते हुए आप अगले 1 साल के अंदर अंदर पीएचडी के अंदर एनरोलमेंट्स ले सकते हैं। अब जो आप एनरोलमेंट्स लेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई वैकेंसी आती है पीएचडी से रिलेटेड, आपने अप्लाई किया, तो आप उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देने से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। तो मानो कि उसका जो टोटल स्कोर है उस पर्टिकुलर वैकेंसी को क्वालिफाई करने का, पीएचडी की सीट को क्वालिफाई करने का, वो 100 है, तो उसके अंदर 70% वेटेज आपके स्कोर्स को दी जाएगी और 30% के लिए आप वो इंटरव्यू को अपियर करोगे। तो 70% वेटेज आपके स्कोर्स की हो गई, 30% जो है वो इंटरव्यू की वेटेज हो गई। दोनों को मिला करके जो बच्चे हायर उसके ऊपर आएंगे, वो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे उस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंसेस के लिए, सॉरी पीएचडी इंटरव्यूज को क्वालिफाई करेंगे और वो पीएचडी के अंदर सीट जो है वो उनको मिलेगी। यानी इस तरीके का वेटेज रहेगा। 70% वेटेज नेट के स्कोर्स को दिया गया है, 30% वेटेज जो है वो इंटरव्यू के लिए दिया गया है। अब बात आती है कि आगे मूव कैसे करना है। अब देखो, सबसे पहली चीज तो जो जेआरएफ वाले बच्चे हैं वो आपसे ज्यादा स्कोर लेके बैठे हैं, नेट वाले भी आपसे ज्यादा स्कोर लेके बैठे हैं, आप बैठे हो थर्ड कैटेगरी के ऊपर, तो वो 70% वाले वेटेज के अंदर तो आप कहीं ना कहीं कम आओगे बिकॉज ऑफ द स्कोर्स। आपको क्या करना है, अब वो 30% वेटेज जो इंटरव्यू का है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करना है। अब वो फोकस आप कैसे करोगे, सबसे पहला स्टेप होगा आपके लिए रिसर्च प्रपोजल बनाने का। सारे बच्चे रिसर्च प्रपोजल बनाने में फोकस करो। आप अपने इंटरेस्ट एरियाज को देखने की कोशिश करो, गूगल स्कॉलर्स के ऊपर जाओ, वहाँ पे पढ़ने की कोशिश करो। अलग अलग जो हमारे पास में जर्नल्स हैं, जो वेबसाइट है, उसके ऊपर जाइए और अपने सबसे पहले तो अपने इंटरेस्ट एरिया को आइडेंटिफाई करो कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। उसके बाद में रिसर्च प्रपोजल बनाने की कोशिश करो, जो आपका एक प्रॉपर 7 से 8 पन्नों का सिनॉप्सिस होता है, फॉर्मेट होता है, जो आपको हेल्पफुल लगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे, आपको सबसे पहले तो अपना प्रपोजल चाहिए होगा जिसमें वो रिसर्च की सारी स्टेजेस होंगी। इफ़ यू वांट कि मैं रिसर्च रिलेटेड प्रपोजल से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊं कि कैसे प्रेजेंटेशन होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स के ऊपर रेगुलर अब आपको वीडियो देखने को मिलेगी इसी चैनल पे। फिर आप अप्लाई करोगे, सबसे पहले प्रपोजल बनाना, क्योंकि जब भी अप्लाई करने बैठोगे आपको जो है वो वहां पे अप्लाई करते टाइम पे प्रपोजल या तो अपलोड करना होगा मेजर यूनिवर्सिटीज के अंदर, मतलब 80% यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो पहले ही आपसे प्रपोजल मांग रही है। तो अगर पहले प्रपोजल बना लोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जो यूनिवर्सिटी आपको अप्लाई करते टाइम मांग रही है वहां पर भी आपने प्रपोजल सबमिट कर दिया, जो अगर इंटरव्यू में मांग रही है तो भी आपके पास में प्रपोजल रेडी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उसको स्टेप 1 में लिखा है। अप्लाई करो पीएचडी के लिए। पीएचडी पे के लिए अप्लाई करने के बाद में स्टेप 3 होगा आपके लिए इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेना। अब देखो, ये मत सोचना कि पहली ही जगह पे आपने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया और आपका हो जाएगा। मेरा भी नहीं हुआ था। मतलब मैंने 3 जगह के 4 जगह के इंटरव्यूज दिए थे, उसके बाद में हुआ था। तो एक एक्सपीरियंस होता है। जब हम पहली बार इंटरव्यू में बैठते हैं, हमें नहीं पता होता है कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हम कई बार आते हुए क्वेश्चंस गलत कर जाते हैं, कई बार हम डेमोज नहीं दे पाते हैं। ये सबके साथ में होता है ना। हर कोई जब फ्रेशर होता है, हर कोई जब इनएक्सपीरियंस होता है, तो उसको उसके साथ में ये सारी चीजें होती हैं और ये बहुत नॉर्मल है होना। तो आपको भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चों को जिनका पहले ही इंटरव्यू में क्लियर हो जाएगा ना, वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर द सेम। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका पहले में भी नहीं होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में नहीं होगा। डिसहार्टेड मत हो, मेरा भी 3-4 के बाद ही हुआ था। सो इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको लेने की कोशिश करना है ये वाले स्टूडेंट्स को। अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें,
ये जो बच्चे हैं इनको क्या स्कॉलरशिप मिलने वाली है? तो देखो जेआरएफ की कोई स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। हाँ, कोई और जो स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की जैसे आईसीएसआर की स्कॉलरशिप वगैरह, वो आप खुद अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उधर से आप स्कॉलरशिप लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एनरोलमेंट लिया तो मेजर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो नेट या नॉन नेट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 8,000 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करती है उनके खर्चों के लिए। मतलब आपकी पूरी पीएचडी के ड्यूरेशन के अंदर ये प्रोवाइड करी जाएगी। तो अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हो तो आपको बिना किसी स्कीम के तहत भी मतलब अगर आपने आईसीएसआर या कहीं से भी कोई आपको फेलोशिप नहीं मिलती है तो भी आपको 8,000 रुपीज जो है वो फंड्स के अंदर से प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को प्रेफर करो। या अगर आपने आईटीआईएम्स के अंदर अप्लाई किया हुआ है तो वहां पे बहुत सारे आईटीआईएम्स हैं जो आपको स्टाइपेंड देते हैं। 35,000 के अप्रॉक्स का स्टाइपेंड जो है वो मिलता है, उनको भी आप प्रेफर कर सकते हो। अगेन अगर आपको चाहिए कि मैं उसकी भी लिस्ट आपको जॉट डाउन कर दूं कि कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए आपको, कि कौन से आईआईटीज हैं जहाँ पे ये फंडिंग मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बंद भी कर दिया है, कौन से आईएम्स हैं जहाँ पे आपको इस तरीके की फंडिंग मिल रही है और किनकी किनकी वैकेंसीज अभी अलाइंड है यानी आने वाली हैं या आई हुई हैं अभी। इफ यू वांट तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगेन उसके ऊपर भी उससे रिलेटेड भी आपको सेशंस के अंदर जो है वो अपडेट जो है वो मिलती रहेंगी रेगुलर बेसिस के ऊपर। सो एनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड, सबसे पहले तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। पहली स्टेप, रिसर्च प्रपोजल बनाना स्टार्ट कर दो, अपना इंटरेस्ट एरिया देखो क्या है और टॉपिक सेलेक्ट करो और अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो बनाने की प्रक्रिया में लग जाओ, क्योंकि लगेंगे 15 से 20 दिन इसको बनाने में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड इस वीडियो से आप कुछ सीख के करके जा रहे होंगे। विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू रिसर्च, रिलेटेड टू पीएचडी, यूजीसी नेट एंड पीजीटी लेवल एग्जामिनेशंस। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।